नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले खबरों को आइए खबरदार के लेंस से हम देखते हैं। खबरदार में आज हम बात करेंगे बलिया के गोलीकांड की, जिसका मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है, लेकिन वीडियो जारी करके अपनी सफाई पेश कर रहा है। तो आखिर वो कौन सा कारण है जो पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है? हम बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह की ड्रामेबाजी का भी पूरा विश्लेषण करेंगे, जो आरोपी को बचाने के लिए आमरण अनशन तक करने को तैयार हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह ने तो खुलेआम जाति का नारा भी बुलंद कर दिया है। आखिर उन्हें इतनी ताकत मिल कहां से रही है? और इसके बाद हम आपको सीधे लिए चलेंगे फ्रांस, जहां एक स्कूल टीचर का सर काटकर उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने अपनी क्लास में पैगंबर हजरत मोहम्मद का कार्टून दिखा दिया था। फ्रांस में धार्मिक कट्टरपंथ की ये कोई पहली घटना नहीं है। वहां पिछले 5 वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में 250 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। सवाल यह भी है कि क्या फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद और अलगाववाद का एक नया गढ़ बन गया है? इस सवाल का भी हम जवाब आपको आज देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जिसमें चिराग पासवान ने आग लगा दी है। जेडीयू के उम्मीदवार उतारने की रणनीति अपनाने वाले चिराग पासवान से बीजेपी दूरियां बनाने में जुटी हुई है और एलजेपी को बीजेपी वोट कटवा पार्टी बता रही है। लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि एलजेपी बीजेपी की ही टीम बी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। 2 दिन बाद भी पुलिस उसे तलाश नहीं कर सकी, लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह अब खुलकर आरोपी के साथ खड़े हो गए हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह दूसरे पक्ष के केस के लिए थाने जा पहुंचे। इतना भर तो ठीक था, लेकिन विधायक ने खुलकर ऐलान कर दिया कि आरोपी क्षत्रिय है और इसलिए वो क्षत्रिय का साथ देंगे। इस बयान के साथ ही जघन्य अपराध में यादव और क्षत्रिय जाति की भी एंट्री हो चुकी है। इस दौरान बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह आज आरोपी के घर भी पहुंच गए। कैमरे के सामने भावुक हो गए। भावुक होने में उन्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहां यह सवाल बहुत अहम और जरूरी है कि मृतक के घर पर अब तक कोई सत्तारूढ़ दल का बड़ा नेता क्यों नहीं पहुंचा? किसके गोली से गामा पाल मरा है ये मैं तो नहीं जानता। मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। तो अखिलेश, तुमको यादव प्रिय है तो हमको भी अपना प्रिय है, हम सबको प्रिय है। इसकी जरूरत होगा तो कुछ भी तिलांजलि दी जा सकती है। गोली लग गया नहीं, वो बचा रहे हैं, पलटेंगे का। हाँ, अगर वो ब्राह्मण होते तो पलट जाते। हाँ, ब्राह्मण होते तो पलट जाते। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह कैमरे के सामने फफक पड़ा। आंखें नम हो गईं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आप कंफ्यूज हो या कोई अंदाजा लगाएं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि विधायक जी की भावनाओं का ये ज्वार एक इनामी अपराधी के लिए है, कत्ल के आरोप में मोस्ट वांटेड के लिए। विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया गोलीकांड के मृतक के परिवार के बीच नहीं है, बल्कि कत्ल के आरोपी के परिवार के बीच अपने आंसू रोक नहीं पाए। सच तो ये भी है कि उन्होंने आंसू छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। लेकिन विधायक सुरेंद्र सिंह को गोली के शिकार हुए जयप्रकाश पाल के बच्चों का मातम दिखाई नहीं दिया। पिता के शव के साथ बच्चे बिलख रहे थे, पर यहाँ विधायक तो छोड़िए, सत्तारूढ़ दल का एक नेता नहीं पहुंचा। क्यों नहीं आया, इसका अंदाजा माननीय के बयान से जाहिर हो गया। सनसनीखेज गुनाह पर जाति का लेप चढ़ाने की कोशिश करने में जरा भी गुरेज नहीं किया। माननीय विधायक का संवाद सब कुछ बोल गया। तो यदि तुमको यादव प्रिय है तो सुरेंद्र सिंह को भी क्षत्रिय प्रिय है, इसलिए क्षत्रिय बालक है। मैंने बताइए, जिसका जान ही संकट में पड़ जाएगा, जान ही संकट में पड़ जाएगा तो उसमें क्या करेगा आदमी? या तो जान बचाएगा भग करके, नहीं तो जान बचाएगा लड़ करके। दूसरा उपाय नहीं होता है। या तो लड़ करके जान बचाएगा, नहीं तो भग करके जान बचाएगा। तो भगने की भी परिस्थिति नहीं है। इसे कहते हैं डंके की चोट पर जाति की डुगडुगी बजाना। विधायक सुरेंद्र सिंह खुला ऐलान कर चुके थे कि आरोपी क्षत्रिय है, इसीलिए वो क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उसके समर्थन में खड़े हैं। भूल गए कि विधायक हैं, पद का ख्याल भूल गए, विधानसभा में ली गई शपथ भी याद नहीं होगी। कल आरोपी को बचाने के लिए आत्मरक्षा वाली थ्योरी गढ़ी तो आज खुलकर बचाव करने सामने आ गए। शनिवार की सुबह आरोपी धीरेन्द्र सिंह के परिवार की महिलाओं
और बच्चों को लेकर विधायक थाने पहुंचे, आरोपी के परिवार से मारपीट होने की बात कही और एफआईआर दर्ज करने पर अड़ गए। आरोपी के परिवार का अपनी निगरानी में मेडिकल कराया, खुद अस्पताल लेकर पहुंच गए। प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूँ कि सत्याग्रह पर बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा, भले जीवन का अंत करूंगा। आप लोग पत्रकार हैं, जाकर के देखेंगे, घर से भी 7-7, 8-8 महिलाओं को लाठी डंडे से मार करके लोगों ने घायल कर दिया है और मारा है, पीटा है। तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई किसी तरह से प्रासंगिक नहीं है। मैं जो है अपने सम्मानित अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि इनका भी प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। बीजेपी विधायक सनसनीखेज हत्याकांड के बीच जाति के झंडा बरदार बनकर उभरे हैं। आरोपी के परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो अपने जीवन का अंत करने को भी तैयार हैं। सवाल उठता है कि उस गरीब परिवार के लिए ऐसा जज्बा क्यों नहीं आया? मृतक के 7 बच्चों के लिए ये तड़प क्यों नहीं उठी? उधर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जयप्रकाश पाल के घर पर नेताओं को भेजा, सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए, मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। यहाँ पर भेजा है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं और ये जानने के लिए कि यहाँ पर पीड़ित परिवार के पक्ष की बात सुने, उनसे जाने, उनके साथ जो कानूनी सहायता की जरूरत है वो भी करने का काम करें, उनका शोक संवेदना व्यक्त करें और पूरी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराकर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी कराने का काम करें और आदरणीय बहन जी को हम इसकी जानकारी भी देने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य से यहाँ पर हम आए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। बलिया में सत्ताधारी भाजपा के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटवाती है या नहीं। अखिलेश का इशारा समझिए, इसमें सरकार पर सीधा तंज भी है और चुनौती भी। दूसरी ओर योगी सरकार के खिलाफ बागी हुए पूर्व मंत्री रहे ओपी राजभर भी यही कह रहे हैं कि सूबे की सरकार धीरेन्द्र सिंह पर जाति की वजह से मेहरबान है। ब्राह्मण होता तो बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे की तरह धीरेन्द्र प्रताप की भी गाड़ी पलटा दी जाती। आपको क्या लगता है, योगी सरकार इस अपराधी की भी गाड़ी पलटेगी? नहीं, ये उनकी औकात नहीं, वो बचा रहे हैं, पलटेंगे कार। हाँ, अगर वो ब्राह्मण होते तो पलट जाती। हाँ, ब्राह्मण होते तो पलट जाते। बलिया कांड में जितनी गोलियां बरसी उससे ज्यादा सियासत गर्म है। खालिस अपराधी और अपराध जाति के तराजू पर तौले जा रहे हैं। इनामी बदमाश फरार है, पुलिस की टीम तलाश रही है। ऐसे में बीजेपी विधायक का बयान और उनका एक्शन दोनों ही सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि क्या हत्या के आरोपी की जाति देखकर कार्रवाई तय होती है? क्या सूबे के सत्तारूढ़ विधायक जाति के आधार पर मरहम बांटेंगे? बलिया गोली कांड में अब एक और पक्ष सामने है। आरोपी पक्ष लगातार अब पुलिस पर सवाल भी खड़े कर रहा है और कहीं ना कहीं ये बात सामने रख रहा है कि जो वारदात वहां पे उस सभा के दौरान हुई थी उसमें उनको मारा पीटा गया और उसको लेकर के अब वो कार्रवाई करना चाहते हैं और उसको लेकर के एफआईआर लिखाना चाहते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरे मामले में पहले प्रशासन की तरफ से जिस तरह की बातें सामने आई, उसके बाद में अब जो आरोपी पक्ष है वो भी सवाल खड़े कर रहा है और अब खुद विधायक भी यहाँ पर आके उनके पक्ष को ले रहे हैं और ये बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस मामले में अब दूसरे पहलू के साथ भी जांच की जानी चाहिए। बलिया से अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बलिया गोलीकांड में उत्तर प्रदेश की पुलिस की गिरगिरी यूं ही नहीं हो रही। पुलिस जब आरोपी को मौका वारदात से पकड़े और फिर भी वो फरार हो जाए तो उसकी छीछा लेदर तय है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह समेत सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा, लेकिन अब तक 8 नामजद और करीब 25 अज्ञात आरोपियों में से सिर्फ 7 को गिरफ्तार कर पाई। इनमें भी सिर्फ 2 ही नामजद हैं, बाकी नामजद आरोपियों का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। इस बीच मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक वीडियो भी जारी करके पुलिस को चुनौती दे डाली। इसमें वो अपने तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है, लेकिन इसका एक पुराना ऑडियो सामने आ गया है जिसमें इसकी दबंगई वाला चेहरा बेनकाब हो चुका है। इस ऑडियो में धीरेन्द्र प्रताप अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर एक सरकारी कर्मचारी को बुरी तरह से धमका रहा है, डरा रहा है। किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे हैं?
ये बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह। यूपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन कैमरे के करीब है। कप्तान से लेकर एडीजी तक इसकी तलाश में माथापच्ची कर रहे हैं, पर यह आजाद है, शिकंजे से दूर है। ये खुद सामने नहीं आया, बल्कि इसकी सफाई सामने आई। एसडीएम और सीओ समेत सैकड़ों लोगों के सामने इस शख्स ने फायरिंग कर एक शख्स को मार डाला, लेकिन अब वारदात से मुकर रहा है। किसके गोली से गामा पाल मरा है ये मैं तो नहीं जानता। मैंने कोई गोली गाली नहीं चलाई है। हाँ, यह है कि कुर्सी वर्सी थी वहाँ पे, उसे वो जब लाठी डंडा मार रहे थे, ईटा पत्थर मार रहे थे, उन्होंने, उनका घर है वहाँ पे, वो सब इकट्ठा करके रखे थे। और मैं बार बार एसडीएम साहब को, बार बार क्षेत्राधिकारी महोदय को, सबको कह रहा था, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनी गई। चेहरे पर घबराहट है, हवाइयां उड़ी हुई है, दबंगई और धमकी की सत्ता की हनक दिखनी बंद हो गई है। लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई। लेकिन इसके इस चेहरे पर मत जाइए, इसका असली रूप कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक ऑडियो ने इसकी शराफत की कलई खोल दी। इस आवाज को सुनकर इसके असली तेवर का एहसास हो जाएगा। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मोटर गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी। इस ऑडियो का पूरा हिस्सा सुनाए उससे पहले ये समझ लीजिए कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह ये धमकी एक सरकारी कर्मचारी को दे रहा है। फोन पर दूसरी तरफ बलिया में तैनात तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर दुर्गा यादव है। ऑडियो 5 मई 2019 का है। धीरेन्द्र सिंह ने उन्हें फोन पर धमकी दी। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बात है भाई, जगजीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ करना है। एसडीएम साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पर नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे? नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया, दुकान सस्पेंड किया? जाके एसडीएम विश्वनाथ प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मोटर गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखड़ा झड़ जाएगा आपका। आप जानते नहीं अभी। इसकी आवाज में दबंगई भी है और सियासी संरक्षण की ताकत भी। तभी तो एक सरकारी कर्मचारी को अपशब्द कहने और धमकी देते वक्त इसकी जुबान बिल्कुल नहीं कांपी। जब मैं बैरिया में तैनात था 2019 में, मई में उनसे एक दुकान के संबंधीकरण को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने गाली गलौज और धमकी दी थी, जिसके लिए एफआईआर कराए थे। क्या चाहते थे आपसे वो दुकान के बारे में? संबद्ध करा के दूसरे दुकान पे संबद्ध करा के अपना जो भी करना हो तो वहाँ पे संबद्ध हो। जिस पे संबद्ध कराना चाहते थे वो दुकान आरोपी थे, तो इसीलिए हम उस पर नहीं करना चाहते। तो किस तरह की धमकी दी उन्होंने आपको? हमको जान से मारने की धमकी, वो तो ऑडियो में है, यही आप देख। आरोपी धीरेन्द्र सिंह की सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकी में किसी विधायक के फोन कराने की बात सामने आई थी। अब सवाल उठता है कि धीरेन्द्र सिंह किस विधायक की बात कर रहा है? किस विधायक ने सप्लाई इंस्पेक्टर को 4-4 बार फोन कर काम करने की बात कही थी? वैसे बलिया के बैरिया इलाके में सभी को धीरेन्द्र प्रताप सिंह और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की नजदीकी की जानकारी है। विधायक ने भी कभी आरोपी से अपनी नजदीकी को छुपाने की कोशिश नहीं की। कम से कम पिछले 24 घंटे के उनके बयान और आरोपी के पक्ष में खुलकर बैटिंग से तो यही लगता है। हमारा कार्यकर्ता रहा है जी, कार्यकर्ता रहा है, ठीक है। आज जो है वो अपराधी नहीं है, पूर्व सैनिक सेवा परिषद का सदस्य है और पूर्व सैनिक है, रिटायर्ड सैनिक है। सत्ता के इसी गठजोड़ के एहसास में चूर रहने वाले आरोपी निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर गोलियां बरसाने से भी गुरेज नहीं करते, और वो भी चोरी छिपे या रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भरी दोपहर को सैकड़ों लोगों के बीच धीरेन्द्र सिंह को सिस्टम से खेलने और पर्दे के पीछे वाली सत्ता की हनक का पूरा आभास था। नहीं तो एसडीएम और सीओ के सामने दर्जनों राउंड फायरिंग की हिम्मत कहां से आई? कस्टडी से कैसे भाग निकला?
सबसे अहम ये कि इस वारदात के कई रोज गुजरने के बावजूद आरोपी कहां फरार है, क्यों लाख सरकारी दावों के बावजूद वो पुलिस और कानून के शिकंजे से दूर है? क्या इसके पीछे उसकी सियासी रसूख काम कर रही है? बलिया गोली कांड का मुख्य आरोपी 48 घंटे बाद भी फरार है। पुलिस खाक छान रही है और आरोपी वीडियो जारी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दबंगों में इतना दम है कैसे और यूपी पुलिस बेदम है कैसे? कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, बलिया आज तक। दुनिया में कोई भी किसी धर्म को किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर लोगों की हत्या कर देने वाली सोच आज भी इस दुनिया में जिंदा है और इसी कट्टरपंथी सोच का शिकार हुआ है फ्रांस का एक हिस्ट्री टीचर। फ्रांस में एक टीचर का सर काट दिया गया क्योंकि उसने अपनी क्लास में पैगंबर हजरत मोहम्मद का एक कार्टून दिखा दिया था। यह घटना पेरिस के पास एक उपनगर सेंट होरोनिल की है, जिसमें 18 साल के एक हमलावर ने यह घटना को अंजाम दिया, जिसे बाद में पुलिस ने मार गिराया। फ्रांस पुलिस की इस घटना की जांच आतंकवादी हमले से जोड़कर कर रही है। इस घटना ने वर्ष 2015 की उस घटना की याद दिला दी जब पेरिस में एक न्यूज़पेपर के दफ्तर शार्ली एब्दो के ऑफिस पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसमें 11 पत्रकारों समेत 17 लोग मारे गए थे और वो हमला भी सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि शार्ली एब्दो मैगजीन में पैगंबर हजरत मोहम्मद के कार्टून छापे गए थे। फ्रांस में टीचर की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर देने वाली इस घटना ने फ्रांस में धार्मिक कट्टरवाद की गहरी होती जड़ों को दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। जनवरी 2015 पेरिस के वीकली न्यूज़पेपर शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर आतंकी हमला। यह आतंकवादी हमला प्रेस की स्वतंत्रता पर हुआ सबसे बड़ा हमला था। वजह थी न्यूज़पेपर में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपना। नतीजा 17 लोगों की मौत, जिसमें 11 पत्रकार शामिल थे। अक्टूबर 2020 पेरिस में एक स्कूल टीचर का सिर काट दिया गया। वजह क्लासरूम में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बच्चों को दिखाना, नतीजा स्कूल टीचर की मौत। इस घटना के बाद हम अपने बच्चों को सुरक्षा कारणों की वजह से स्कूल नहीं भेजेंगे। इस वीडियो में टीचर का गला काटकर हत्या करने वाले हमलावर को पुलिस सरेंडर करने के लिए कह रही है। हमलावर और पुलिस की आवाजें आ रही हैं। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस से मुठभेड़ के दौरान हमलावर धार्मिक नारे लगा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद पेरिस शहर का बाहरी इलाका गोलियों की आवाजों से गूंज उठा। हमलावर को पुलिस ने मार गिराया। थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंचने लगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी मौका वारदात पर पहुंचे। आज हमारा एक हमवतन इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में पढ़ा रहा था। हमारा ये टीचर इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हुआ, लेकिन वो जीत नहीं सकते। हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और ये कार्रवाई बहुत जल्द होगी। 47 साल के सैमुअल पैटी को मारने वाला हमलावर सिर्फ 18 साल का था, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उसके मन में इतनी धार्मिक कट्टरता भरी थी कि उसने चाकू से टीचर का गला काट डाला।
इस घटना के लिए फ्रांस में बढ़ती धार्मिक कट्टरता भी जिम्मेदार है। मारे गए हिस्ट्री टीचर ने करीब 10 दिन पहले एक डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद का कार्टून इस्तेमाल किया, जिससे पहले टीचर ने क्लास के सभी मुस्लिम छात्रों को बाहर जाने का ऑफर दिया था, लेकिन एक मुस्लिम छात्रा क्लासरूम में बैठी रह गई, जिसने घर जाकर अपने टीचर की शिकायत पेरेंट्स से की। मुस्लिम पेरेंट्स ने टीचर के खिलाफ स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की। पेरेंट्स ने टीचर का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो को इमाद की एक मस्जिद ने ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिसके बाद टीचर के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़का और इसका नतीजा ये हुआ। फ्रांस की जांच एजेंसियां इस घटना को आतंकवादी हमला मानकर तफ्तीश कर रही हैं। ये आतंकी हमला फ्रांस को बांट नहीं सकता, जैसा कि ये उग्रवादी चाहते हैं। हम सबको एक नागरिक के तौर पर साथ खड़े रहना होगा। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब पेरिस में 2015 में हुए शार्ली एब्दो हमले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई शुरू होने के बाद मैगजीन ने फिर से पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे, जिस पर अलकायदा ने धमकी दी थी कि 2015 का हमला आखिरी नहीं था। इस आतंकी धमकी के करीब 1 महीने पहले पेरिस में 25 साल के एक पाकिस्तानी नागरिक पर भी ऐसी ही एक घटना में शामिल होने के आरोप लगे थे। उस पर आरोप था कि उसने शार्ली एब्दो द्वारा पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर के प्रकाशन का बदला लेने के लिए एक टीवी प्रोडक्शन एजेंसी के 2 कर्मचारियों पर हमला किया था। इसी टीवी प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस शार्ली एब्दो की बिल्डिंग में था। दोनों कर्मचारियों की जान बच गई थी, लेकिन पेरिस में हुए हमले में टीचर की जान नहीं बच पाई। ये महज घटनाएं नहीं है, बल्कि फ्रांस में बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद का आईना है। आज तक ब्यूरो। ये कोई पहली घटना नहीं है जब फ्रांस में धार्मिक कट्टरवाद का खूनी चेहरा हमारे सामने आया, और न ही ये पहली बार हुआ है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने की बात कही है। इससे पहले भी कई बार मैक्रो इस्लाम धर्म को कट्टरता और नफरत फैलाने वाला धर्म बता चुके हैं, और इसकी वजह है फ्रांस में बढ़ती इस्लामिक कट्टरवाद की सोच, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए लोगों को उकसाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस में पिछले 5 साल में इस्लामिक उग्रवाद या जिहादी गुटों से प्रभावित लोगों के हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 25 सितंबर 2020 पेरिस में शार्ली एब्दो के पुराने दफ्तर के बाहर 2 पत्रकारों पर हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी मूल के एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर 2019 एक 45 वर्षीय शख्स ने पेरिस मुख्यालय में 3 पुलिस अधिकारियों और एक नागरिक की हत्या कर दी। हमलावर ने 10 साल पहले इस्लाम धर्म कबूल किया था। 23 मार्च 2018 एक बंदूकधारी पुलिस पर फायरिंग करते हुए कार लेकर सुपरमार्केट में घुस गया। धार्मिक नारे लगाते हुए उसने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। 26 जुलाई 2016 पूर्वी फ्रांस में ISIS से प्रभावित 2 हमलावरों ने एक चर्च में घुसकर 2 पादरियों की हत्या कर दी। 14 जुलाई 2016 फ्रांस के नीस शहर में एक बंदूकधारी हमलावर ट्रक लेकर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर पहुंचा। ट्रक से कुचलकर इसने 86 लोगों को मार डाला। हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली। हमला करने वाला ड्यूशिना मूल का फ्रेंच नागरिक था। 13 नवंबर 2015 पेरिस में फ्रांस का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होता है। सीरियल बॉम्ब धमाकों गोलीबारी में 138 लोगों की मौत होती है। इस हमले की जिम्मेदारी ISIS लेता है। 10 हमलावरों में से 3 फ्रांस के नागरिक थे। और इससे पहले शार्ली एब्दो पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में तो पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह से जानती है। ये घटनाएं उस फ्रांस के लिए धार्मिक कट्टरवाद के खतरे की घंटी है, जहां ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा प्रचारित धर्म है। पश्चिमी यूरोप में फ्रांस सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहां की कुल जनसंख्या में करीब 9% यानी कि 58 लाख मुसलमान रहते हैं। फ्रांस में फिलहाल 2600 से ज्यादा मस्जिदें हैं, जिनमें से 70% मस्जिदों का निर्माण पिछले 15 सालों में हुआ। फ्रांस में जिस तरह से इस्लामिक कट्टरवाद की सोच से प्रभावित घटनाएं बढ़ी हैं, उससे भी फ्रांस सरकार भी इनकार नहीं करती। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ये कह चुके हैं कि हमारे देश में कट्टरपंथ और अलगाववाद का बहुत बड़ा खतरा है, और फ्रांस की सरकार इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ है, जिसको रोकने के लिए फ्रांस सरकार ने पिछले कुछ समय में कुछ बड़े और कई कड़े फैसले किए हैं। इसी वर्ष फ्रांस में विदेशी इमामों के आने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस में हर साल करीब 300 इमाम दुनिया भर के देशों से आते थे। वो वहां मदरसों में पढ़ाते हैं।
फ्रांस में ऐसी 160 मस्जिदें बंद करने का फैसला किया गया जिन पर कट्टरवाद को बढ़ावा देने का आरोप है, शक है। इसके अलावा फ्रांस सरकार एक नया कानून लाने वाली है जिससे वहां धर्म को शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह से दूर रखा जा सके। मैक्रों के अनुसार ये सभी निर्णय कट्टरपंथ और अलगाववाद को रोकने के लिए ही किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इससे फ्रांस में धार्मिक कट्टरवाद को कितनी चोट पहुंचती है, लेकिन फिलहाल तो फ्रांस में बढ़ती चरमपंथी घटनाओं में कट्टरपंथियों की बौखलाहट साफ साफ देखी जा सकती है। आइए अब लौटते हैं देश पर और बात करते हैं बिहार की चुनावी राजनीति की, जिसमें इन दिनों चिराग पासवान ने आग लगाई हुई है। ये चिराग कोई और नहीं बल्कि एलजेपी के चिराग पासवान हैं, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। और जब बीजेपी, उनकी पार्टी एलजेपी को वोट कटवा बोलती है तो चिराग बेहद नाराज हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एलजेपी वाकई वोट कटवा पार्टी बन जाएगी या एलजेपी के चिराग से बीजेपी को बिहार में कोई नई राह नजर आएगी। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते थक नहीं रहे थे और बीजेपी ने उनकी पार्टी को वोट कटवा पार्टी बताकर उनके इरादों पर ठंडा पानी डाल दिया। जाहिर है चिराग बुझे बुझे से हो गए। वोट कटवा अगर थे तो 2019 में क्यों उनका साथ लिया, 2014 में क्यों उनका साथ लिया, 2015 में क्यों उनका साथ लिया। अगर वोट कटवा है, मेरी पार्टी का आप अपमान कर रहे हैं। भाई आपकी भी पार्टी है और पार्टी के लिए हर कोई इमोशनल होता है, भावुक होता है। अगर कोई लोग अगर इस तरीके के शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं किसी के भी दबाव में, तो उनको अपने भी विवेक से काम लेना चाहिए कि आप किन के लिए ये बातें कह रहे हैं। सवाल तो वैसे सही ही पूछ रहे हैं चिराग। अगर एलजेपी इतनी बड़ी वोट कटवा पार्टी है तो उसे एनडीए से निकाल क्यों नहीं देती बीजेपी, वरना सवाल तो उठेंगे ही कि कहीं चिराग पासवान और बीजेपी की कोई मिली भगत तो नहीं। कांग्रेस ने यह सवाल आज उठाया, लेकिन बीजेपी जवाब कल ही दे चुकी थी। बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी, सी, डी कोई टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 3 गठबंधनों में चुनाव लड़ रही है। एक गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का, जो आपको नजर आता है। एक गठबंधन है बीजेपी और एलजेपी का, जो आप समझते हैं। एक गठबंधन है बीजेपी और ओवैसी साहब का। 3 ठगबंधन जो हैं, उनके साथ बीजेपी इस बिहार के चुनाव में उतरी है। कोरोना काल में लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियों ने भारत के एक्सपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अब धीरे धीरे भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर कोरोना की मार से उबरने लगा है। सितंबर में 7 महीनों में पहली बार भारत के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा आयात घटने से भारत का व्यापार घाटा भी सितंबर में कम हुआ। देश का निर्यात 7 महीने में पहली बार बढ़ा है। कोरोना काल में लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों के चलते एक्सपोर्ट पर लगातार दबाव बना रहा, लेकिन अब लगातार अनलॉक के अलग अलग फेज में मिली रियायतों से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में एक्सपोर्ट साल दर साल आधार पर 5.99% बढ़कर 27.58 अरब डॉलर रहा। इस दौरान आयात 19.6% घटकर 30.31 अरब डॉलर रहा। निर्यात बढ़ने और आयात घटने से भारत का व्यापार घाटा घटकर 2.72 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल सितंबर में यह व्यापार घाटा 11.67 अरब डॉलर था। सितंबर 2019 में भारत ने 26.02 अरब डॉलर का निर्यात और 37.69 अरब डॉलर का आयात किया था। जून 2019 से अब तक 15 में से 13 महीनों में निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है।
कारोबारी साल 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल सितंबर में निर्यात घटा है। कोरोना काल का इसके आंकड़ों पर साफ असर देखा जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान निर्यात 21.3% घटकर 125.3 अरब डॉलर रहा। अप्रैल सितंबर में आयात 40.1% घटकर 148.7 अरब डॉलर रहा। इस तरह से पहली तिमाही में व्यापार घाटा 23.4 अरब डॉलर रहा। सितंबर में मशीनों और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स के आयात में भी भारी गिरावट आई है। ये इस बात का सबूत है कि देश में मांग काफी कम चल रही है। इस दौरान गोल्ड का आयात 53% घटकर 60.1 करोड़ डॉलर पर आ गया। जानकारों का मानना है कि गोल्ड के आयात में कमी से भी व्यापार घाटा कम करने में मदद मिली है, लेकिन केवल सितंबर के आंकड़ों के आधार पर ही एक्सपोर्ट में बढ़त जारी रहने का दावा करना मुश्किल है। इकोनॉमी में इसकी वजह से एक राहत जरूर मिली है, क्योंकि पिछले समय में जो व्यापार घाटा था वो 11.67 के करीब था, जो कि अब घटकर 2.72 रह गया है। तो यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा और स्ट्रांग रहेगी। और इस समय जैसे कि मशीन, ट्रांसपोर्ट, गारमेंट्स, रेडीमेड और राइस, इन सब का जो है वो एक निर्यात जो है वो बढ़ा है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब सोने का आयात बढ़ेगा या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उनके आयात बढ़ेंगे तो शायद ये डेटा फिर नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस समय इकोनॉमी की सिचुएशन काफी स्ट्रांग है। अगर अलग अलग उत्पादों के निर्यात पर नजर डालें तो इस बार सितंबर में लोहा अयस्क का निर्यात 109.65% बढ़कर 30.34 करोड़ डॉलर रहा। रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात 10.22% बढ़कर 1.19 अरब डॉलर रहा और चावल का निर्यात 93.86% बढ़कर 72.51 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह दवाओं और औषधियों का निर्यात 24.38% बढ़कर 2.24 अरब डॉलर रहा। इस दौरान अनाज के निर्यात में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये सिलसिला जारी रहे, जिससे इकोनॉमी को निर्यात बढ़ने से मजबूत सहारा मिल सके। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई। आप देखते रहिए आज तक।